हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। सो द मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू, जी हाँ, इस बार के सीएसआई नेट एग्जाम का मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू आप सभी के लिए आ चुका है। और आपके साथ और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मोनिका सेन जी, जो इस बार के सीएसआईआर नेट 2023 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 2 रह चुकी हैं जेआरएफ के अंदर। और अब आज इस इंटरव्यू के अंदर आपको मिलने वाली है वो सारी जरूरी इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स एंड सारी जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी स्टूडेंट को AIR 1, 2, 3 दैट मींस टॉप 10 में रहने के लिए चाहिए। तो आइए आप और हम सबसे पहले मिलकर के स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मोनिका जी का। सो मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट में। और आशा करता हूं कि आपने जो सफलता हासिल की है उससे आप को जो है मैं चाहूंगा कि आप वो जो फीलिंग आप अभी फिलहाल महसूस कर रहे हो ना, वो सब शेयर करें जरा बच्चों के साथ। सो हाउ इज योर फीलिंग? सर आई एम स्पीचलेस, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। थैंक यू सो मच सर। आईएफएस से तो मुमकिन है सर। अच्छा, मैं बस ये कहना चाहूंगी सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। तो अब देखो, अपना ये इंटरव्यू बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत सारी बातें मुझे पूछनी है और वो सारी बातें मेरी नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने जिन जिन स्टूडेंट से बात की है हाँ जी उन्हें सर। जो जो डिफिकल्टीज आती है ना, मैं वो सारी डिफिकल्टीज पूछने वाला हूँ। और मैं चाहूंगा कि आपके पास उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, वो सारे सॉल्यूशंस आप साझा करें। लेकिन उसके Yes, पहले मैं sir. चाहूंगा कि एक छोटा सा आपका Yes, sir. इंट्रोडक्शन हो जाए। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, I am Monica Sen. I qualified CSI NET JRF with All India Rank 2. I am from Haryana, Jind. सो आप लोगों ने आई होप जो है सुन लिया होगा कि हमारे साथ कौन है और वो कहाँ से हैं। सो ध्यान रखिएगा कि आप अगर इच्छा रखते हैं, आप में अगर जज्बा है, आप में अगर मेहनत करने की इच्छा है ना, तो हर चीज संभव है, हर चीज संभव है। बस देरी है तो शुरुआत करने की, शुरुआत करिए, मंजिल आप तक जरूर पहुंचेगी। सो इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, उदाहरण है मोनिका जी, और आज वो हमारे साथ हैं। और आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सबसे जरूरी इंटरव्यू सेगमेंट की। और इसमें सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले तो सीएसआईआर नेट एग्जाम के बारे में आपको पता कहां से चला और आपने कैसे सोचा कि इस एग्जाम के बारे में तैयारी करनी चाहिए? Sir, during my post graduation, I have done my post graduation from कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो मुझे अपने सीनियर से इस एग्जाम के बारे में पता चला। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने सुना कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे भी देना चाहिए। बट मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट, मास्टर्स में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा था तो मैं नहीं कर पाई उस टाइम पर। तो मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, उसके जस्ट बाद मैंने नेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने सेल्फ स्टडी की सोची कि हाँ मैं पहले खुद से ट्राई करती हूँ, ये करती हूँ। मैंने सिलेबस को एनालाइज किया, यूनिट्स देखी, ये है वो है, ऐसा करना है वैसा करना है। एक दिन मैं गई थी तो मुझे आपकी आईएफएस की वीडियो मिली एनिमल फिजियोलॉजी की। तो मैंने अपने एनिमल फिजियो का सारा कंटेंट वहां से पढ़ा एंड सर मुझे बहुत पसंद आई वो। तो मैं फिर गूगल पे गई, मैंने सर्च किया आईएफएस के बारे में, मैंने सारा देखा। सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, इससे पहले मैं 2 अटेम्प्ट बोर्ड दे चुकी हूँ। यस सर। तो उसमें मेरा नहीं हुआ था वो, बिकॉज बहुत सारे लूप होल्स थे सर उसके अंदर। मैंने अपने 2 उसमें एनालाइज किया खुद को कि क्या लूप होल्स है मेरे उसके अंदर। लाइक जैसे मैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो सर जस्ट मेरी 4 यूनिट्स हुई थी उसके अंदर। तो 4 यूनिट्स में तो सर नहीं होगा, तो मैंने जस्ट उसको एक ट्रायल लिया कि हाँ देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि एग्जाम क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या है इसके अंदर। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने किया सर, मेरी 8 to 9 यूनिट्स हो गई थी, 10 हाफ हुई थी। तो सेकंड एग्जाम में सर मेरे साथ क्या हुआ कि पार्ट सी वाज रियली गुड। मैंने 25 में से 21 क्वेश्चंस कर लिए पार्ट सी में कंसेप्चुअल की। बट पार्ट बी सर मेमोरी क्वेश्चंस वो तो बिल्कुल साफ था सर। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं वो करूं। तो मैंने एक चांस दिया खुद को, मैंने आईएफएस के साथ अपने आप को जोड़ा कि हाँ अब मुझे करना है आईएफएस से। आपके इमोशन बेंच से मैंने पढ़ा सर, वो बहुत 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 बेनिफिट रहा मेरे लिए आईएफएस से पढ़ना। मैंने सर बहुत सारे आपके वीडियोस देखे, केसी सर की मोटिवेशन वीडियोस देखी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी सर मैंने उनसे, और सर इट वाज रियली नाइस। ओके, तो मेरे हिसाब से ठीक है, आपकी जर्नी थोड़ी लंबी रही,
लेकिन कुल मिलाकर के जो जीत है ना, आपकी जो सफलता है ना, वो बड़ी शानदार रही। और कई बार होता है कि कई बार बेहतरीन चीजों के लिए, एक बेहतर यस सर। रिजल्ट के लिए समय लगता है, कोशिश बहुत लगती है, लेकिन एक बार जब सफलता उस तरह यस की हाथ सर। लगती है, जैसे कि फिलहाल हम ऑल इंडिया रैंक 2 के तौर पर देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सारी मेहनत, वो सारा यस टाइम, सर। वो सारी जो भी एफर्ट्स हैं, वो सब पे ऑफ हो गए, राइट। सो अब यस मैं सर। ये चाहूंगा कि आपकी डेफिनेटली आपने 3 अटेम्प्ट दिए जैसे आपने कहा, और कई बार क्या होता है कि हमारे कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले अटेम्प्ट में कोशिश करते हैं, नहीं होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी समाप्त हो गई है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, अगर वो वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, जी हाँ, मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो मोनिका से सीखने की बात है कि एक बार से अगर बात नहीं बनती ना, तो कोशिश तो करते रहो, एफर्ट्स लेते तो रहो। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके नसीब के अंदर आपके नाम के आगे कुछ बेहतर सोच के रखा हो, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 10। और ये चीज हमेशा होती है कि अगर आप कंसिस्टेंट है आपके एफर्ट के अंदर, तो सफलता कैसे हाथ नहीं लगेगी। आपके सामने एग्जाम्पल है मोनिका। और अब बढ़ते हैं आगे कि आईएफएस की आपके प्रिपरेशन में जो भी जर्नी रही, कंट्रीब्यूशन रहा, कि कैसे आपने पहले तो चलिए ठीक है, आप किसी तरीके से हम तक पहुंचे, और उसके बाद फिर आप कैसे हमारे साथ जुड़े, और आपकी प्रिपरेशन की जर्नी क्या रही, उसको लेकर के थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इलाबरेट करें अच्छे से। सर मैंने हाँ जी सर मैंने आईएफएस का सब्सक्रिप्शन लिया। उसके बाद मैं पीएचडी कर रही हूँ अभी एट प्रेजेंट। तो मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता था सर पढ़ने के लिए। तो मैं आफ्टर अपना कॉलेज खत्म होने के बाद मैं आईएफएस की रिकॉर्डेड वीडियोस देखती थी सर। मैंने लाइव क्लासेस नहीं ली थी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। और ये मैंने आपके टेक्निकल टीम को ये बात बता दी थी, एक बार उनका कॉल भी आया था कि आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, बिकॉज मेरे पास नहीं था। मेरे पास वैलिड रीजन था कि मैं अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मेरे पास नहीं है। तो मैं रात को आफ्टर मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद मैं 8 बजे के आसपास लगती थी सर, रिकॉर्डेड वीडियोस सुनती थी आपका जो आपने करवाया, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करती थी। और उसके बाद फिर मैंने सर वहां पर अपने कॉलेज में टीचिंग भी स्टार्ट अरे वाह। टॉपिक उनको पढ़ाती थी। मैं उससे पहले आईएफएस से पढ़ के जाती थी। लाइक अगर आज मुझे उनको क्रोमेटोग्राफी पढ़ाना है तो मैं एक रात पहले अपना पढ़ के जाती थी कि आज मुझको उनको पढ़ाना है। वहां से मैं एनालाइज करती थी कि मेरा ये टॉपिक कितना अच्छा हुआ है, मुझे इस पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट डे आके फिर मैं रात को उससे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करती थी, उससे रिलेटेड क्विज वगैरह लगाती थी सर। और यूट्यूब पे मतलब कोई भी ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुझे दिख जाते थे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उनको लिखती रहती थी, हाँ भी ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे करने हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने सारी बातें ध्यान से सुनी होंगी, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे लोग जो इस बात का सहारा लेते हैं कि हमारे लिए मुश्किलें बहुत हैं, हमें शायद समय नहीं मिलता, हमें इस तरह की दिक्कत है, हमें उस तरह की दिक्कत है, हमें कई सारे बैरियर्स हैं जो शायद जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है मैं कहूंगा। क्योंकि पीएचडी भी कर रहे हैं, पीएचडी के साथ साथ टीचिंग भी कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ अपने सपने को उड़ने की, अपने सपने को पूरा करने की, सपने को जीने की तैयारी भी चल रही है। और ये सब चीजें आसान नहीं है, राइट। तो आसान कोई भी चीज नहीं है लाइफ में आपके, लेकिन आपको जज्बा रखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता हाथ लगेगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि न सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस को रात में देख रहे हैं, और न सिर्फ रात में देख रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो है ना, ये इतना आसान नहीं है। जब आप किसी को पढ़ाने जाते हैं तो आपको कम से कम 1 नहीं 2 बार नहीं कई बार पढ़ना होता है। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के आप किसी को वो सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और मैं अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ और ऑल इंडिया रैंक 2 भी ला रहा हूँ, आसान नहीं है, लेकिन ऐसा संभव है, किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है मोनिका। तो वो सारे लोग जो बहाने और कई तरह के एक्सक्यूजेस को सहारा बनाते हैं कि शायद इसलिए नहीं हो पाया, ये सारी बातें हैं। कोशिश करो, और जैसे आपने सुन रखा होगा ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये बात कहीं न कहीं सच साबित होती हुई दिखती है अगर आप मोनिका के इस पूरे इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस पूरी बात को, इस पूरी जर्नी को समझ रहे हैं।
तो ये रहा पूरा का पूरा हमारा प्रिपरेशन जर्नी, है ना। तो प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या रूटीन रहा मोनिका का, उन्होंने वो भी बात रखी, और उसी के साथ साथ कैसे उन्होंने इस टाइम को प्रिसाइजली ज्यादा प्रोडक्टिव वे में यूज किया, इसकी भी बात उन्होंने रखी। और अब बढ़ते हैं कि रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला जो आपका एक्सप्रेशन था कि जब आपने रिजल्ट देखा तो वो क्या था, क्योंकि ये बहुत जरूरी हिस्सा हो जाता है ना कि हम एफर्ट्स लेते हैं, मेहनत करते हैं, और जब उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है तो वो जो मोमेंट है मुझे लगता है कि शायद ही आप भूल पाएंगे पूरी लाइफ। सर रिजल्ट जब आया, आंसर की जैसे आई थी, मुझे ये था कि मेरा हो जाएगा, नेट जेआरएफ तो हो ही जाएगा, जब मैंने मैच किया था कि हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में जो चैलेंज हुए थे वो भी मेरे थे, तो ये था कि हो जाएगा। बट जैसे रिजल्ट आया सर, मेरा ओपन नहीं हुआ। वो आप लगा लो कि साइट ग्लिच था, नेटवर्क ग्लिच था, कुछ था, मेरा ओपन ही नहीं हुआ। काफी देर, अराउंड 15 to 20 मिनट मेरा हुआ। मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा, मेरा मतलब हुआ नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं ऐसे सैड होके बैठ गई कि मेरा नहीं हो रहा है, पता नहीं खुल ही नहीं रहा। मैंने तो फोन भी साइड में रख दिया था कि अब मैं नहीं देख रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अचानक से सर वो ओपन हो गया, लैपटॉप में मेरा रिजल्ट ओपन हो गया, और उसको देखने के बाद मतलब मैं शॉक थी कि ये हो क्या गया। सरप्राइज था इसलिए समय लगा। ये तो उम्मीद थी कि सर हो जाएगा ही। यस सर, ये था कि सर नेट और जेआरएफ तो हो जाएगा, बट ये नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक 2 आएगी सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, शॉकिंग था, मैं एक्साइटेड थी सर इसको लेके। तो फैमिली वालों का रिस्पॉन्स क्या था उस समय जैसे रिजल्ट आया, और आपने डेफिनेटली किसी को तो सबसे पहले बताया होगा, तो क्या कैसा रहा? सर पापा को बताया था, वो बोलते कि नहीं नहीं, ये तो किसी और का है, गलत देख लिया तूने, रोल नंबर फिर से चेक कर, ये तेरा नहीं है। नाम तो चेक कर लो पहले। फिर हाँ रोल नंबर चेक कर, उन्होंने रीचेक करवाया मुझसे रोल नंबर, कि रोल नंबर चेक कर। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बट हाँ, फिर वो 2 बार रीचेक करने के बाद फिर उनका रिएक्शन था, अरे वाह। चलो बहुत बढ़िया सर फिर मैंने बताया जो मेरी गाइड है, हाँ जी सर मेरी गाइड को बताया मैंने, डॉक्टर प्रोफेसर नेहा शर्मा सर। उन्होंने मुझे जितना मोटिवेट किया है, आई थिंक मुझे किसी ने नहीं किया। मेरे पेरेंट्स के बाद जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, हर उस पे, हर कदम पे उन्होंने मोटिवेट किया। अपनी क्लासेस उन्होंने मुझे दी कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो स्पेशल थैंक मैं बोलना चाहूंगी मेरी प्रोफेसर डॉक्टर नेहा शर्मा को आईएफएस के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपने तो उनको थैंक यू कह दिया है, मुझे भी थैंक यू कहना पड़ेगा, क्योंकि ये मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको लगातार सपोर्ट करे, तब तक ये काम या ऐसे जो मिरेकल वाले काम होते हैं ना, बड़े मुश्किल होते हैं। तो डॉक्टर जी या फिर मैम मैं कह दूं आपको भी, क्योंकि डेफिनेटली आप भी हम कह सकते हैं ना कि आज जो भी स्थिति है, मोनिका का जो भी रैंक है, कहीं ना कहीं आपके बिना शायद ही हो पाता। तो मैम बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि अगर आप जैसे लोग नहीं होंगे ना तो शायद ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे। और हमेशा जितने भी इंटरव्यूज में लेता हूं तो ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछता हूं कि आपकी लाइफ में अगर कोई रोल मॉडल है, आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा है जो आपको लगातार मोटिवेट रखता है, तो उसका नाम जरूर लें, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को हक मिलता है, हक बनता है कि वो लोगों तक पहुंचे, और ऐसा होना बहुत जरूरी है। तभी हम इस तरह के बेहतरीन रिजल्ट, इस तरह के बेहतरीन स्टूडेंट्स बना पाएंगे, और शायद यही फिर भारत का भविष्य भी तय करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लगातार मोटिवेटेड रखने के लिए मोनिका जी को, और फाइनली हमें भी उस वजह से आज के दिन कह सकते हैं कि गौरवान्वित होने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि ऐसा हुआ है और हम उस सक्सेस का हिस्सा हैं। सो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, अब जो सवाल है ना वो स्टूडेंट्स के बड़े काम का है। आपने प्रिपरेशन की होंगी, नोट्स बनाया होगा, बहुत कुछ किया होगा। आपने ऐसी कौन कौन सी हर्डल्स, किसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की, और ऐसा होगा कि हो सकता है उसमें से कई सारी बातें बहुत कॉमन सी हो, आपको लगता है कि इसको बताना भी शायद जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कह दूं कि वही सारी कॉमन प्रॉब्लम्स ना वो सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन के दौरान ऐसा होता है, मैं चाहूंगा कि वो हर एक छोटी छोटी बातें जो आपके साथ हुई, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के साथ हो भी, तो उनको आप शेयर जरूर करें।
सर सबसे मेन प्रॉब्लम थी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बट रिवीजन नहीं हो पाती है। ओके। सबसे मेन प्रॉब्लम है सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाता है सर बट रिवीजन नहीं हो पाती है। तो मैंने खुद से ये कहा कि एटलीस्ट दिन में 1 घंटा रिवीजन के लिए दो, चाहे आप 1 पेज पढ़ो या 2 पेज पढ़ो। मैंने खुद के लिए ये सेट किया कि अगर मुझे करना है, अगर मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले एक बार पीछे वाला देख लो, जस्ट एक बार ये देख लो कि क्या पढ़ा है बस। और उसके बाद सर अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने जाते हो तो सर बहुत बार मुझसे नहीं होते थे सोल्व, मैं फिर अपनी बुक्स उठाती थी। एंड सर आईएफएस ने जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया वो इनफ है, मैंने कोई अल्टरनेट बुक्स नहीं पढ़ी है। आईएफएस ने जो पढ़ाया मैंने उसी से नोट्स बनाए अपने और उसी से किया है सर, और अल्टरनेट बुक्स की आई थिंक सो कोई नीड नहीं है सर। मेन प्रॉब्लम मैं बताऊंगी सर रिवीजन की है, और जो आप क्वेश्चन सोल्व हैं आपकी जो टेस्ट सीरीज है सर मैंने वो लगाई है। अगर आपको कोई टॉपिक प्रिपेयर होता है तो उसके बाद आप उसके पीवाईक्यूज जरूर से जरूर करें, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। उससे आपको एनालाइज करने में हेल्प मिलती है कि आपका ये टॉपिक कितने अच्छे से हो चुका है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो जरूरी बातें जो कई बार हम भी आपको बताते हैं, लेकिन शायद आपको लगता होगा कि ये टीचर का काम ही है, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन याद रखिए यही सारी बातें जरूरी बातें हैं। तो रिवीजन इज मस्ट, मेकिंग अ सेल्फ नोट्स इज अ मस्ट, एंड अलोंग विद दैट प्रैक्टिसिंग ऑल पीवाईक्यूज। और उसके बाद आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहो ना, कर लो, कहीं से भी कर लो, कई सारे रिसोर्सेस हैं, कई सारे प्लेसेस हैं, लेकिन जो बेसिक है वो जरूर फॉलो करें। मैंने रिसेंटली देखा था कि कई सारे बच्चे कंपेयर करते हैं बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, और एक बहुत छोटी सी बात है मैं लेकिन हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा। उनका है कि सर आईएफएस नोट्स नहीं देता, रिटन नोट्स उन्हें देने चाहिए, हमें वो पीडीएफ के फॉर्म में देने चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है एज अ टीचर कि नोट्स हो तो खुद के हो, सेल्फ नोट्स हो, क्योंकि जब हम सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो हमारे दिमाग में उस कॉन्सेप्ट की एक अपनी ही आउटलाइन बनती है जो खुद के हाथों से लिखी हुई है, खुद के हाथों से क्रिएटेड है। और जब आप उसी सेम कंटेंट को बार बार पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में न सिर्फ प्रिंट हो जाता है, हमेशा याद भी रहता है। आपको पता है कि आपके पेज के किस कोने में आपने क्या लिखा था, और ये बहुत हेल्प करता है रिवाइज करके चीजों को याद रख पाने में। तो अगर हम ऐसी कुछ चीजें नहीं लाते, उसका रीजन है कि हम चाहते हैं कि आप जब ये एफर्ट्स लेंगे, सो इट इज अ काइंड ऑफ ट्वाइस लर्निंग एंड रिवीजन। लेक्चर के बाद खुद के नोट्स बनाना एक तरह से उस लेक्चर का कंप्लीट रिवीजन है, और वो सिर्फ सुपरफिशियली नहीं है, इन डेप्थ है, क्योंकि आप हर एक लाइन लिख रहे हैं। और अगर लाइन लिख रहे हैं दैट मीन्स वो चीज आपके समझ में आ रही है, नहीं आई है तो लिखने के वक्त आ जाएगी, व्हेन यू अरेंज डेटा तो आ जाएगी। तो ये हम कोशिश करते हैं कि उतनी ही सुविधाएं बच्चों को दी जाए जितना एज अ स्टूडेंट किसी को मिलनी चाहिए। ओवर स्पून फीडिंग वाली चीजें थोड़ी सी ना हो तो ही अच्छा है। और नोट्स खुद के लिखने हैं, पहली जरूरी चीज। रिवाइज करना है, रिवीजन का आपका प्लान बनाइए, और उसी के साथ साथ पीवाईक्यूज लगाइए। एटलीस्ट इतनी बेसिक चीजें तो करिए, और इतना करते हैं ना तो भी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और आई होप मोनिका जी ने भी सारी वही बातें हाईलाइट की हैं, और ये बात जो है इसीलिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो आशा करता हूं, मेरा तो आपको भरोसा होगा नहीं, तो डेफिनेटली मोनिका ने कहा है तो अब आप इस बात को शायद सीरियसली लेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी हिस्सा है और आपको इसे प्रैक्टिस में लाना ही चाहिए अगर आप सीरियस हैं तो। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो भी स्ट्रैटेजीज रही, फॉर एग्जांपल मैंने नोट्स बनाए, क्या उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, जो भी ओवरऑल स्ट्रैटेजीज रही प्रिपरेशन में वो क्या रही? सर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैं क्या करती थी पेज के कॉर्नर पर इंपॉर्टेंट थिंग्स लिख लेती थी कि इस पेज पर ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ताकि अगर मैं रिवीजन करूँ तो मैं पूरा पेज ना रीड करके जस्ट वो इंपॉर्टेंट थिंग्स रीड कर लूं। तो मैंने शॉर्ट नोट्स पेज के कॉर्नर पर बनाए, या फिर पेज के नीचे लिख लिया, एक्स्ट्रा पेज ऐड करके उसमें शॉर्ट नोट्स पेस्ट कर दिए। हाँ सर, मैंने अपने घर में पेस्ट कर रखा था अपने रूम में जहां मैं पढ़ती थी कि हाँ ये साइकिल है, ये एंजाइम्स है, ताकि मैं सुबह मॉर्निंग में उठूं तो एक बार मेरा ध्यान उन पर जाए कि हाँ ये सारी चीजें हैं। और सर जो आपकी एग्जाम मैपिंग सीरीज है उसने बहुत हेल्पफुल की रिविजन में। अगर आपको रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो
आप एग्जाम मैपिंग को देखिए सर, उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है एग्जाम मैपिंग के अंदर, और आप उसके बाद अपने आप को देखिए कि बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, इतने अच्छे से होगा कि आपने खुद भी नहीं किया होगा। ओके, ठीक है। तो देखिए भाई, मैं तो कहूंगा हमने एफर्ट्स इसलिए लिए हैं, हम एग्जाम मैपिंग में भी आते हैं, इमोशन बैच में भी आते हैं यूट्यूब के ऊपर, जितना हो सके उतने फ्री स्टूडेंट्स तक पहुंचने की, है ना, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम तक, उन तक पहुंचने की कोशिश हमारी कि भाई चलो ठीक है, अगर हम इस तरीके से भी कुछ स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली उनका फायदा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं तक नहीं है जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, जो लगातार प्रिपरेशन में है, एफर्ट्स ले रहे हैं, उनको भी है। कुल मिलाकर के बहुत सारे तरीकों से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी, रिवीजन नहीं हो रहा है, मैपिंग सीरीज आपकी मदद कर सकती है। वहां से कुछ नहीं हो रहा, आपके इमोशन बैच के लेक्चर आपकी मदद कर सकते हैं। नॉलेज इज एवरीवेयर, द थिंग्स आर एवरीवेयर, हर चीज हर जगह पर है, आपको तलाशने की देरी है, आपको उसको सही तरीके से प्लान तरीके से यूज करने की देरी है। सो अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अपने जीवन में अभी भी इस दुविधा में हैं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो शायद आप अभी भी आईएफएस तक नहीं पहुंचे हैं। तो आपको जल्दी से आईएफएस के इस नाम को कहीं ना कहीं सर्च करना चाहिए और जल्दी से यूट्यूब और यूट्यूब के साथ साथ कहीं ना कहीं आईएफएस की वेबसाइट पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो जेन्युइन कोशिश है कि वो सारे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि उन तक या उनको जो है कोई ऐसा तरीका मिले, कोई ऐसा जरिया मिले जिससे वो अपनी एम्स को, अपनी लाइफ को जो भी उन्होंने गोल सेट कर रखे हैं उसे पूरा कर सकते हैं टाइम टू टाइम, समय पर, तो शायद उनको यहाँ से मदद मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जितनी सारी बातें हुई हैं, जितना भी सारा इंफॉर्मेशन डिस्कस हुआ है, वो आपके बहुत काम का होगा और फाइनली आप उसका इस्तेमाल करोगे, और इस्तेमाल सिर्फ ना करके अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट करके सफल होकर के हमें वापस से मौका दोगे कि हम आपके साथ भी जुड़े और आपके साथ जुड़ करके आपका भी इंटरव्यू ले। मोनिका जी, मैं चाहूंगा कि लास्ट में अगर कोई स्पेशल मैसेज आपका है जो अगेन आप हमारे एस्पायरेंट्स के लिए जो इन वीडियो को देखते हैं उनको देना चाहते हैं, तो यस, आप वो मैसेज दे सकते हैं। सर, मेरा स्पेशल मैसेज आईएफएस की टीम को है, थैंक यू सो मच इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, हमेशा मोटिवेट करने के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए कि आप डिमोटिवेट मत होइए। कोई बात नहीं, अगर आपका इस बार नहीं हुआ, मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट था, मेरा भी एक बार में नहीं हुआ, सेकंड बार में नहीं हुआ, उनसे सीखिए कि एनालाइज कीजिए कि क्या लूप होल्स हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। एंड सर, आईएफएस है तो मुमकिन है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये मैंने अब भी बोला है कि आईएफएस है तो मुमकिन है सर। ओके, सो हमारी कोशिश है और हमेशा ये हमारी कोशिश जारी रहेगी, और अगर आपको इससे फायदा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। जैसे कि इस बार हमें गर्व से प्रफुल्लित होकर के, है ना, जितना मैं कह दूं कि खुश होने का मौका मोनिका ने दिया है, आशा करता हूं कि आप भी ऐसे हमें खुश होने का मौका देंगे। हम हमारी कोशिश हमेशा आपके लिए जारी रखेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसकी पूरी हमारी कोशिश रहेगी, पूरी टीम हमारी लगी रहेगी। और इसी के साथ आइए इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए। आपके पास टाइम जानता हूं, है ना, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।